So last we did the disadvantages and advantages of credit cards, and you were advised कि जीवन में एक गलती मत करिएगा कभी भी क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉ करने की. The moment you withdraw money, interest का meter starts running. So let's get down to the next content in the chapter titled as investment vehicle. अब आप बोलेंगे सर हमने तो व्हीकल होंडा, हिंडई, मारुति, टाटा की सुनी है, ये कौन सी गाड़ी है? ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका एक्सेलरेटर जितनी तेज बढ़ेगा, ग्रोथ उतनी ज्यादा और एक्सीडेंट के चांसेस उतने कम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन इंडिया चिल्ड्रन, वी हैव वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटीज. इक्विटीज की बात करें तो वी इन्वेस्ट इन शेयर्स. डेट की बात करें तो वी हैपन टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, वी हैपन टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, we happen to invest in bank ka FDR, we happen to invest in public provident fund, we happen to invest in Sukanya Samriddhi Yojana type schemes, we happen to invest in national saving certificates, we happen to invest in Kisan Vikas Patra, we have monthly income schemes. ये सारी चीजें accessible from post office हैं, और ये सारी चीजें from the companies, from banks as well as from पोस्ट ऑफिसेज आपको मिल जाती हैं. और अगर आप एक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा प्रोफेशनली हैंडल किया जाए, तो यू शुड गो फॉर व्हाट टाइटल्ड एज म्यूचुअल फंड्स एज सच. यू कैन इवन इन्वेस्ट इन करेंसीज, यू कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटीज. कमोडिटीज की बात करें चिल्ड्रन तो इट इज गोल्ड, इट इज सिल्वर एंड मेनी अदर मेटल्स where people happen to invest their money as such. So choice should be appropriate, depend करता है कि भाई इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है. तो अगर आपकी एज कम है, as I keep on always saying, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, और अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तो आप रिस्क कम लेंगे. तो we can simply say that age of a person and risk profile is inversely related to each other. जितना बूढ़ा इंसान होगा उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जनरली कम होगी, और जितना यंग होगा जनरली उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी. सो फॉर यंगर एज ग्रुप इंडिविजुअल्स, आपकी बात अगर करें, द इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्ग. यू कैन इजिली इन्वेस्ट फॉर 25 to 30 years, क्योंकि 44-45 पे ही आपके सिर पे थोड़ा खर्चे का बर्डन ज्यादा आएगा, बट एटलीस्ट अगले 20 साल तो आपके ऊपर कोई खास खर्चा है नहीं. So this will offer you capital appreciation also. Capital appreciation शब्द का मतलब आपको पता है, आपने इन्वेस्ट किया पैसा, आपने पैसा लगाया, मार्केट बढ़ा, आपने बेच दिया, आपका मनी ग्रो करके आपको मिल गया. That is capital appreciation. And thereafter you have one more income which is known as dividend or interest. शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनीज अपने प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देंगी, और अगर आप डिबेंचर्स में पैसा लगाएंगे तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा. तो इस तरह की मार्केट में यू हैपन टू गेट टू टाइप ऑफ इनकम चिल्ड्रन. स्टॉक्स खरीदे बेचे, दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन, और ईयरली हाफ ईयरली जो आपको कंपनी से डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नोन एज योर डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम. हाँ, टैक्स की जहां तक बात है, टैक्स दोनों पे लगता है. जो शेयर बेचा खरीदने के बाद उस पर भी टैक्स देना है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर भी टैक्स देना है. बट there is a law in India that कुछ इंडियन कंपनीज पे अगर आपको डिविडेंड मिला है तो ये इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना, whereas इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल, और जो आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स खरीद बेच के पैसा कमाया उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है. कैसे उस पे टैक्स लगता है उसकी भी बात हम करेंगे. तो यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पीपल कैन आस्क. तो व्हाट आर इक्विटी प्रोडक्ट्स? इक्विटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे आर शेयर्स, स्टॉक्स, और इनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्क्रिप्ट्स, और यू कैन से स्क्रिप्ट्स, वेयर द इन्वेस्टर दैट इज द शेयर होल्डर हैज वोटिंग राइट्स. बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, शेयर्स आप दो तरह के परचेज करते हैं चिल्ड्रन, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास डायरेक्टर सेलेक्ट करने का कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. तो सर लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते क्यों हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को दो फायदे होते हैं. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज कल को कंपनी जब डिसॉल्व होगी चिल्ड्रन,
तो रीपेमेंट में इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आप मक्खी सिंह पांडे टाइप इन्वेस्टर हैं, चुलबुल पांडे नहीं है, और आपको लग रहा है भाई मेरा डिविडेंड अश्योर्ड हो और कंपनी बंद हो तो मेरा पैसा पहले रीपे हो जाए, तो यू शुड गो फॉर व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आप कहें नहीं मेरे को डिविडेंड फिक्स नहीं चाहिए, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एज लो एज कंपनी डिजर्व्स टू गिव मी, तो आप इक्विटी शेयर खरीदिए। मार्केट में ज्यादातर इक्विटी शेयर्स ट्रेड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ट्रेड नहीं होते। मेनी कंपनीज डू नॉट वांट कि लोग उनके प्रेफरेंस शेयर्स किसी को बेचें। क्यों सर ऐसा नहीं चाहती कंपनी? मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरा शेयर किसी और को बेचें, क्योंकि अगर बेचने का राइट मैंने आपको दे दिया और आप ढेर सारे लोगों ने मेरे शेयर मुकेश अंबानी को बेच दिए, तो हु विल कंट्रोल माय कंपनी? मुकेश अंबानी। बट मैं उनके हाथ में कंट्रोलिंग राइट्स जाने नहीं देना चाहता। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे आप लॉक लगा सकते हैं ट्रेडिंग का, इक्विटी शेयर्स पे ऐसा अलाउड नहीं है। सो रिटर्न्स इक्विटी शेयर्स पे फ्लक्चुएट करते हैं। मेनी अ टाइम्स कंपनी हो सकता है कुछ भी डिविडेंड न दे, मेनी अ टाइम्स हो सकता है 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए आपको डिविडेंड मिल जाए, जितना पैसा आपने लगाया पूरा वापस आ जाए, और अगले साल से ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाएगी। तो अगर आप फ्लक्चुएटिव रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं, आप वोट देना चाहते हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के सिलेक्शन में, आप रिस्क ले सकते हैं, योर चॉइस इज इक्विटी शेयर। बट अगर आप चाहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो तो मेरा डिविडेंड सबसे पहले मिले, और कंपनी जब बंद हो, वाइंड अप हो, डिसॉल्व हो, तो मेरा पैसा पहले लौट आए, यू शुड गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, सर मेरे दोस्त ने एक्स कंपनी का शेयर खरीदा था, 40% एक साल में नीचे चला गया। वाई कंपनी का शेयर खरीदा था, वो सिर्फ 10% ही बढ़ा है। जेड कंपनी का शेयर खरीदा था, उसके शेयर में सर कुछ खास चेंज हुआ ही नहीं। बट देयर वॉज अ पर्सन जिसने एक्स वाई जेड तीनों कंपनीज के शेयर में आपका पैसा लगाया और 15% का रिटर्न मिला। सो जीनियस कौन माना जाएगा? जिसने 15% का रिटर्न दिलवाया, या 40% का लॉस, 10% का इसमें गेन, और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ? Whom would you be considering as a genius? The person who made our money invest in a particular way, जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो अब लोगों के मन में एक ख्याल आता है, सर मैंने भी उसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया जिसमें ये म्यूचुअल फंड हाउस पैसा लगा रहा है, बट मेरा तो नुकसान हो गया, इसका कैसे फायदा हो गया? इसके पास अकल ज्यादा थी, इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने के पास अकल थोड़ी सी कम थी। तो जब मिस्टर सो कॉल्ड इसे लगा, इसे हम बोलते हैं फंड मैनेजर, जब इसे लगा कि एक्स कंपनी का शेयर लॉस में जा रहा है, झटपट ये इसे बेच देगा, और लग रहा है न्यूज आ गई इसके पास कि वाई कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, आज ये सस्ते भाव में ढेर सारा खरीद के कल को बेच लेगा। तो राइट टाइम टू कैच, ये जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नहीं पता होता। इसके लिए हमें प्रोफेशनली मैनेज्ड लोग चाहिए जो हमारे पैसे को प्रोफेशनली मैनेज कर पाए। सो दीज पीपल आर द फंड मैनेजर्स। और म्यूचुअल फंड हाउस यही करते हैं, ढेर सारे लोगों से पैसा लेते हैं और मार्केट में राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास राइट टाइम को एनालाइज करने का काफी स्ट्रॉन्ग डेटा भी होता है। दे अंडरस्टैंड कि कब मार्केट बढ़ेगा, कब मार्केट गिरेगा। जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो एवरीबडी न्यू कि भाई मार्केट पे कुछ इफेक्ट आएगा। फंड मैनेजर्स को तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर सोचता ही रहता है कि अब खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, और कल परसों करने में मार्केट में जो चांस होता है वो डांस करने लायक छोड़ता नहीं है आपको। इसी पे कहते हैं चांस पे डांस कर ले। समझ आई बात? तो वो लोग चांस को हैच करते हैं बेसिकली। उन्हें पता है भाई 15 दिन में वॉर लाइक सिचुएशन बनने वाली है, मार्केट गिरने वाला है, अभी वेट करो। जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन बनी, मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, इन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। और नॉर्मल ग्रीडी इन्वेस्टर क्या सोचता है? हाय राम, मार्केट गिर रहा है, चलो बेच के निकल लो। नो नो नो, ये तो गलत डिसीजन था। मार्केट गिर रहा है तो आपको और बाइंग करनी होती है। समझ में आ गया? ताकि आप सस्ता खरीदें। क्यों? क्योंकि आपको कल परसों बेचना थोड़ा है। आपको कल परसों बेचना नहीं है, आपको तो कुछ टाइम के बाद बेचना है। तो जिस दिन मार्केट का निफ्टी इंडेक्स सेंसेक्स गिरता है, मैं उस दिन बहुत खुश रहता हूं बेसिकली। अच्छा हुआ गिर गया, आज चलो खरीदते हैं चल के। फंडामेंटल इज गेटिंग क्लियर और नॉट? सो म्यूचुअल फंड से आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है चिल्ड्रन। आपके पास अगर जेब में 10,000 रुपए हैं और मान लेते हैं
कि लेटेस्ट से किसी कंपनी का शेयर 2500 रुपए का है, तो आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद पाएंगे? 4 शेयर से ऊपर आप नहीं खरीद पाएंगे। बट अगर 10,000 रुपए 100 लोग किसी म्यूचुअल फंड हाउस को दे दें, तो व्हाट इज 10,000 into 100 चिल्ड्रन? इट इज 10 लाख रुपीज। एक शेयर अगर 2500 रुपए का है तो कितने शेयर 10 लाख रुपए में खरीदे जाएंगे? आंसर 1 2 1 2 25 1 25 4 400 शेयर्स खरीदेंगे चिल्ड्रन। और कल को मान लीजिए 3 महीने बाद ये शेयर 3000 का हो जाता है, तो 400 शेयर्स पे 500 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट। 4 5 20, 4 0 और ऐड कर लीजिए 1 10 100,000 10,000 लाख, कितना प्रॉफिट हो गया? 2 लाख। इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? तो आपका 10,000 रुपए भी 2,000 रुपए प्रॉफिट देके जाएगा कि नहीं जाएगा? सर मान लीजिए गिर गया तो लॉस हो जाएगा, बट फंड मैनेजर्स को अंदाजा ज्यादा होता है, तो ये 10 लाख रुपए एक जगह नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये 10 लाख रुपए 4 जगह इन्वेस्ट करेंगे। बट आपके पास इतनी अकल नहीं थी, आपने तो 10,000 एक जगह लगा दिया, बढ़ा तो फायदा घटा तो नुकसान। बट फंड मैनेजर आपका पैसा 4-5 जगह इन्वेस्ट करेगा, तो अगर एक जगह कहीं नुकसान भी हुआ तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं। बातें समझ में आ गई? म्यूचुअल फंड की तो वैरायटी ढेर सारी होती है, बट 2 ब्रॉडर टाइप ऑफ स्कीम्स होती हैं। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ओपन एंडेड, जब मन चाहे पैसा लगाइए, जब मन चाहे लेके चले जाइए। कानून बोलता है कि आपका पैसा सो कॉल्ड मैक्सिमम 10 दिन में आ जाना चाहिए, बट अगर आपने अच्छे फंड हाउस के साथ काम किया चिल्ड्रन, तो आपका पैसा 24 आवर्स में, एल्स 72 आवर्स में तो बेकार से बेकार फंड हाउस भी आपका पैसा आपको दिलवा देगा। द बेस्ट वंस जो बहुत एफिशिएंट टाइप के होते हैं, ये 24 घंटे में आपको पैसा दिलवा देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहां तक बोलते हैं कि मंडे को 1:30 बजे से पहले डिसीजन ले लीजिए कि आपको आपका पैसा वापस चाहिए, हम ट्यूसडे सवेरे 11 बजे आपके अकाउंट में पैसा भी भेज देंगे। कुछ इतने सो कॉल्ड एफिशिएंट भी हैं। तो ओपन एंडेड स्कीम इज गुड फॉर दोज हु वांट लिक्विडिटी। जब मन करे बेच लीजिए, जब मन करे खरीद लीजिए, तो आपको लिक्विडिटी मिलती है ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड में चिल्ड्रन फिक्स्ड डेट्स आर देयर, लाइक कंपनी ने अनाउंस किया April 4th, 8th, 18th, इन 3 डेट्स पे बाइंग भी हो सकती है। जिनके पास ऑलरेडी हमारा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, यूनिट है, वो बेच भी सकते हैं। देन इट इज July 12th, 24th, then it may be say September 4th, 14th and 24th। ये कंपनी डिसाइड करती है, सेबी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो क्लोज एंडेड फंड में आपके पास फिक्स डेट होती है, जब आप पैसा लगाओगे या जब आप अपना पैसा निकालोगे। फंडामेंटल इज क्लियर। ओपन एंडेड में कोई फिक्स डेट नहीं है, जब मन करे पैसा लगाइए, जब मन करे पैसा लेके निकल लीजिए। तो दोज इन्वेस्टर्स who want liquidity, जो फिक्स डेट के बंधन में बंधना नहीं चाहते, उनके लिए अच्छा क्या है? ओपन एंडेड। और जिनको है कि भाई हमें पैसा तुरंत तो चाहिए नहीं, ठीक है जब डेट आएगी तब ले लेंगे, जब डेट आएगी तब पैसा लगा देंगे, दैट इज नोन एज क्लोज एंडेड। दूसरी बात, ओपन एंडेड की एनएवी, एनएवी का कैलकुलेशन मैंने सबको सिखाया हुआ है। जो पैसा टोटल फंड हाउस इन्वेस्ट करता है माइनस उनके खर्चे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एनएवी। ओपन एंडेड फंड की एनएवी डेली बेसिस पे बच्चों न्यूज़पेपर में, सर हमने पढ़ा था, नहीं मिला दैनिक जागरण में हमको। अरे दैनिक जागरण में नहीं छपता है, जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन न्यूज़पेपर्स में छपता है। ओके, डेली बेसिस पे क्लोज एंडेड की एनएवी डेली बेसिस पे डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कोई डेली बेसिस पे खरीद बेच थोड़ा सकते हैं। तो क्यों फंड हाउस अननेसेसरी ये कैलकुलेशन करे, लोगों को बैठाए, सिस्टम लगाए, न्यूज़पेपर एजेंसी को इंफॉर्मेशन दे, खर्चा आएगा ना इस पे, और वो खर्चे की गाज तो इन्वेस्टर के सिर पे गिरनी है। तो क्लोज एंडेड फंड की एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? हाँ, फिक्स जिस डेट पे होगा उस डेट पे उसकी एनएवी आपको जरूर बताई जाएगी, नहीं तो आप खरीदने का डिसीजन कैसे लेंगे? ओके, इतनी बात चिल्ड्रन समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको सिखा दूं, टाइटल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ
taxation. So I want everybody to open their copies and write down concept of taxation. सबसे पहले तो आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए by what is a tax. सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी उतना ही सिंपल है जितना सिंपल ये क्वेश्चन है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज टैक्स इज अ कंपल्सरी और वी कैन से मैंडेटरी contribution to the government by the person or organization liable to pay, and the same is spent on the welfare of the economy as a whole. अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, what are the various types of taxes? अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। Taxes are classified as what is known as, children, direct taxes, and second is indirect taxes. सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो आपके ऊपर थोपा गया और आप ही को पे करना है। आई रिपीट, ऐसा टैक्स जो आपके ऊपर थोपा गया एज वेल एज पे भी आपको ही करना है। सो इट इज अ टैक्स whose impact and incidence lies on the same person. The only best example is income tax. अगर आपके पापा ने कुछ मनी अर्न किया फ्रॉम जॉब और बिजनेस, बच्चों क्या पड़ोसी टैक्स देगा उसके ऊपर? पापा को ही देना पड़ेगा। If I am doing some economic activity earning money, will you be liable to pay tax on that? मेरे को ही टैक्स पे करना है। It is known as what? Income tax. But a tax whose impact lies on a person and incidence lies on so-called other person. The example is GST. खोपड़े में बात गई। The example is GST. तो अगर आपने किसी मूवी थिएटर में टिकट परचेज किया तो वो लोग एक टैक्स इंपोज करते हैं, आपसे वसूलते हैं पैसा। गवर्नमेंट को नहीं पता कि आप मूवी देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बट गवर्नमेंट को ये पता है कि मूवी थिएटर वाले टिकट बेच रहे हैं किसी को। तो टैक्स थोपा गया थिएटर के ऊपर, बट अल्टीमेटली पे किसने किया? जो ऑडियंस है उसने। तो टैक्स इज imposed on so called the movie theater, but ultimate incidence आया ऑडियंस के ऊपर। खोपड़े में बात गई। तो इम्पैक्ट किसी और के ऊपर, इंसिडेंस किसी और के ऊपर, थोपा किसी और के ऊपर गया, पे किसी और ने किया। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द वेरियस इनकम्स as per इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारे देश में ये कानून बनाया गया था और इस कानून के तहत 5 तरीके की इनकम्स होती हैं। अब ये कानून क्यों बनाया गया था इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि लोग ठीक से इनकम टैक्स की किताब भी नहीं पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है इंटरनल म्यूटनी जब हुई, इंटरनल वॉर हुई ब्रिटिश रूल में, चिल्ड्रन, बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस के ऊपर एक टैक्स लगाया जाए जो उनकी इनकम पे लगेगा।
तो उसी टैक्स को हम यूज करेंगे अपने नुकसान को कवर करने के लिए। इसलिए इस तरह का टैक्स इंडिया में स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्रीज में इनकम टैक्स नहीं होता, उनके यहां भी होता है। हमारे यहाँ इसका ओरिजिन इसी तरह से हुआ था ना। हमारे एंसेस्टर्स ने इंटरनल म्यूटनी की होती 18th सेंचुरी में, शायद आज इनकम टैक्स ऐसा कुछ होता ही ना। गॉट इट क्लियर? तो उस इंटरनल म्यूटनी के नुकसान की भरपाई को करने के लिए इस तरह का टैक्स सिस्टम इंडिया में लेके आए। सो चिल्ड्रन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, incomes are classified as 5 तरीके की इनकम्स इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्लासिफाइड हैं चिल्ड्रन। और ये रहे वो 5 तरीके। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से पैसा मिल रहा है, इट इज नोन एज चिल्ड्रन इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपने अपना घर किसी को रहने के लिए किराए पे दिया है चिल्ड्रन, और वो आपको किराया दे रहा है हर महीने या एनुअली एक बार, व्हाटसएवर इट इज, यू कॉल इट एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने असेट बेच के पैसा कमाया, उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, देन इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा जितनी भी इनकम्स इन 4 जगह पे सो कॉल्ड नहीं लिस्ट डाउन हो पाती, उन्हें बोला जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आ गया? और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, PGBP। इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इतनी बातें सबको समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई बच्चों? आपके लिए आपको ये जानना जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी में, डिविडेंड जैसी इनकम, आई रिपीट चिल्ड्रन, डिविडेंड जैसी इनकम जो शेयर्स पे मिलती है, एंड इंटरेस्ट जैसी इनकम जो डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे या फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे मिलती है, दिस इज क्लासिफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जब आप कोई भी शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड बाय और सेल करते हैं, उस पे जो आपकी कमाई होती है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। सो पीपल आर सपोज टू लिस्ट दिस: प्रॉफिट ऑन buying and selling of shares, comma debentures, comma mutual funds। इनकी बाइंग सेलिंग पे जो भी आप कमाएंगे, दैट इज चिल्ड्रन नोन एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इतनी बातें सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन का टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन बच्चों 2 तरह का होता है। वन इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अदर इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की क्या कहानी है? यहां पे भी 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, 2 क्लासेस लॉन्ग टर्म की और 2 क्लासेस शॉर्ट टर्म की। क्लासेस का मतलब 2 क्लास नहीं, एक आज और कल, नॉट लाइक दैट। आप जिस भी चीज को अपनी फिक्स्ड एसेट बोलते हैं अकाउंटेंसी में या नॉन करंट एसेट चिल्ड्रन, हियर वी कॉल इट एज कैपिटल एसेट। तो ध्यान से सुनिएगा, एनी गेन अराइजिंग out of
सेल एंड परचेज ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट मतलब फाइनेंस में कैपिटल असेट इनकम टैक्स में, और अकाउंटेंसी में नॉन करंट असेट, एक ही चीज होता है। कैपिटल असेट ओवर द पीरियड ऑफ 36 months sale and purchase of capital asset over the period of 12 months। तो अब लोग कहेंगे सर ये 36 months और 12 months की क्या कहानी है? अगर हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग, डिबेंचर्स की बाइंग सेलिंग, म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, 12 महीने के अंदर बाइंग सेलिंग हो गई, गॉट इट क्लियर, तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने के बाद हुई तो लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब आज आपने खरीदा और 12 मंथ्स के बाद बेचा, आई रिपीट, आज खरीदा और 12 मंथ्स के बाद बेचा, तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। आज खरीदा और 12 महीने के अंदर ही बेच दिया तो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। और 36 मंथ्स कहां पे लागू होगा सर? 36 मंथ्स चिल्ड्रन अप्लाई होगा सो कॉल्ड इन ऑल अदर असेट्स, securities. I repeat children, in all other assets apart from securities. लॉजिक समझ में आया सबको? लॉजिक समझ में आया? तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे इन केस ऑफ सिक्योरिटीज। तो शेयर्स की बाइंग सेलिंग अगर आपने 12 महीने के अंदर की, डिबेंचर्स की बाइंग सेलिंग 12 महीने के अंदर की और पैसा कमाया तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद कमाया तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्ग टर्म। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों बातें। सो ओवर की जगह यहां पे लिख देंगे विद इन 36 मंथ्स, और यहां हो जाएगा विद इन 12 months. I hope so people understood this. ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो कोई भी एसेट 36 महीने के अंदर ही खरीद के अगर बेच दी गई, बट वो शेयर डिबेंचर म्यूचुअल फंड नहीं है, शेयर डिबेंचर म्यूचुअल फंड नहीं है, उस एसेट पे होने वाला गेन शॉर्ट टर्म होता है। और अगर 36 महीने के बाद बेची गई है तो उस पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म होता है। बट शेयर डिबेंचर म्यूचुअल फंड के केस में 12 मंथ्स के अंदर ही अगर खरीद के बेच दिया तो इट इज शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ्स के बाद बेचा तो इट इज लॉन्ग टर्म। तो समझ में आ गया किस तरह का कैपिटल गेन होता है? बी क्विक। सो लेट्स कंटिन्यू। देन वी फॉलो अप विद व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इंश्योरेंस। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सर इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि किसी पर्सन ने एक सपना देख लिया जब उसकी उम्र 25 साल थी कि 57th बर्थडे के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अब इसके मन में एक चिंता सता रही है कि भाई मेरी एक बीवी है और 2 चुन्नी मुन्नी बच्चे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? तो इनका भविष्य की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इसको चिंता हो गई। अब इसने सोचा कि भाई दे आर द नॉन अर्निंग मेंबर्स एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, तो क्या वाइफ के लिए कल से नौकरी खोजने लग जाए, जो कि पॉसिबल हो सकता है ना हो। तो इसने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज दे दीजिए कि अगर मेरी डेथ भी हो जाती है, 1 करोड़ रुपए अगर 5% पर एनम पे भी कहीं इन्वेस्ट हो गया तो मेरी फैमिली को 5 लाख रुपए साल, लगभग 40,000 रुपए महीना मिल जाएगा, और मेरी फैमिली का खर्चा 25 से 30,000 रुपए है। बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, वो भी तो कमा के अपनी माँ को सपोर्ट करेंगे, जब तक वो नहीं कमाने लायक हो जाते इतना मेरे फैमिली खर्चा है। तो मैं एक ऐसा प्लान ले लूं जो मेरे को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और अगर 57th ईयर के बाद मेरी डेथ नहीं होती तो मेरे को ये 1 करोड़ रुपए मिल जाए। तो जीवन के साथ भी मतलब अगर समय बीत गया बट मरे नहीं तो भी पैसा मिलेगा, और अगर समय नहीं बीता इंसान बीत गया तो भी पैसा मिल जाएगा। तो ईदर द टाइम और द
person whosoever finishes first. समय या इंसान, जो पहले खत्म होगा पैसा मिल जाएगा. समय खत्म हो गया, 57 बर्थडे आ गया बट इंसान नहीं मरा तो भी पैसा मिलेगा. व्हाट इट क्लियर? 55 साल में टैया हो गई तो भी पैसा मिलेगा. तो जीवन के साथ भी, जिंदा रहते भी और जीवन के बाद भी. बट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं. और इंश्योरेंस कंपनी फ्री में तो रिस्क कवर करेगी नहीं. इंश्योरेंस कंपनी आपसे एनुअल फीस लेगी, जिसे आप क्या बोलेंगे? प्रीमियम. समझ में आई बात? पक्का? तो कुछ कंपनीज ऐसे प्लान्स लाती हैं जहां पे आपका प्रीमियम का पार्ट ऑफ द मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी पैसा रखा जाता है रिस्क कवर करने के लिए. तो आपको रिटर्न्स जो मिलेंगे वो स्टॉक मार्केट वाले मिलेंगे. बट अगेन ये बेवकूफ बनाने वाली बात है. अगर खिचड़ी खानी है, क्यों दाल और चावल एक साथ कुकर में पका रहे हो? टेस्टलेस हो जाएगा. दाल अलग पकाइए, चावल अलग पकाइए. और खिचड़ी खानी है तो मूंग की दाल को चावल के साथ एक साथ पकाइए. तो कभी भी ये मत सोचिए कि अरहर की दाल और चावल कुकर में एक साथ डाल दें खिचड़ी पक जाएगी. बकवास पकेगा और कुछ नहीं पकेगा. ओके, तो खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी की रेसिपी पे ध्यान दीजिए. दाल चावल को मिला के खिचड़ी नहीं बनती है. तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंश्योरेंस कंपनीज का बेवकूफ बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है. ये आपको बोलते हैं कि हम आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट वाले देते हैं, तो भाई हम स्टॉक मार्केट में ही ना इन्वेस्ट करें. लॉजिक समझ में आ गया? टर्म प्लान, ये दो तरह के प्लान्स होते हैं. आपने जितना प्रीमियम दिया होगा वो वापस आ जाएगा अगर नहीं मरे तो. और अगर इंसान मर गया तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा. These days this term plan is considered to be the best. तो यहां पे दो तरह के प्लान हैं. पहले एक ही आते थे, अभी 5-6 साल से दो तरह के आ गए हैं. अगर आप साल भर का मान लीजिए 17,000 रुपए एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं और आपकी एज लगभग 40 ईयर्स है और आपने इंश्योरेंस कंपनी से बोला 60 साल तक का रिस्क कवर कर दो, तो अगले 20 साल हर साल आप 17,000 रुपए देंगे. बात समझ में आ रही है? और 60 ईयर्स तक अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है, फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा. और अगर डेथ नहीं होती है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा. सिर्फ जो प्रीमियम आपने दिया है 20 सालों में वो वापस मिल जाएगा. ये सिस्टम कुछ दिन में स्टार्ट हो चुका है. बट अगेन ये भी बेवकूफ बनाने वाली बात है. अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ना लें तो शायद आपको 17,000 की बजाय सिर्फ 15,000 ही देना पड़ेगा. हो सकता है 12,000 देना पड़े. तो सर हम यही 12,000 वाला प्लान ले लेंगे और बाकी जो 5,000 बच रहा है 17 में उसको म्यूचुअल फंड में लगा देंगे. और वो भी 20 साल में आपको 2-4-5 लाख तो देके चला ही जाएगा कम से कम. समझ में आ गई बात? तो टर्म प्लान इज द प्योर इंश्योरेंस प्लान विच सेज कि आप प्रीमियम देते रहिए, पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब पर्सन की डेथ होगी, एल्स पैसा नहीं मिलेगा. तो सर बेकार प्लान, हम ये वाला नहीं लेंगे. ठीक है, तो दूसरा ले लीजिए. 17,000 की बजाय आपको 4 लाख रुपए साल प्रीमियम देना पड़ेगा. और ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी आपको कराई हुई है कि आप इतना पैसा अपने एनएससी में लगा देंगे तो करोड़ों रुपए मिल जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पताल में जमा हो गए, मतलब तबीयत खराब हुई, एडमिट हो गए, हम, हमारे बच्चे, फैमिली, कोई भी, तो हमारे ऊपर वो बर्डन ऑफ एक्सपेंस ना आए. हु विल पे दैट? इंश्योरेंस कंपनी. तो जैसे मेरे पास HDFC अर्गो, पहले अपोलो म्यूनिक था, अपोलो म्यूनिक को HDFC अर्गो ने खरीद लिया. 5 लाख रुपए का हेल्थ प्लान है चिल्ड्रन, जिसका मैं लगभग 14,000 रुपए साल प्रीमियम पे करता हूं इंश्योरेंस कंपनी को, विच कवर्स द सो कॉल्ड हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफ मी, माय वाइफ एंड माय 2 किड्स. कि अगर कोई भी अस्पताल में चारों में से जमा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट देगी. अब लोग बोलते हैं सर चारों को 5-5-5-5 मिलेगा. नहीं, चारों को 5-5 नहीं मिलेगा, टोटल मिला के. अगर एक इंसान ने अस्पताल में जमा हुआ और 2 लाख रुपए खर्च हो गए तो उस साल में अब बाकी लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन पे या उसी इंसान के हॉस्पिटलाइजेशन पे सिर्फ 3 लाख और मिलेगा. अगले साल फिर 5 लाख का रिचार्ज हो जाएगा आपका. लॉजिक समझ में आया? कुछ लोग बड़े बेईमान टाइप के होते हैं हिंदुस्तान में, फेक हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे जाके और डॉक्टर से कहेंगे रसीद बना दो कि हमारा इलाज हुआ है. 1 लाख रुपए की रसीद बना दी, डॉक्टर को 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से आए, 50,000 डॉक्टर ने रख लिया, 50,000 झूठे पेशेंट ने रख लिया. बट भगवान सब देखता है, ये सब काम नहीं करना चाहिए, एक दिन सही में जमा होना पड़ेगा. देयर आफ्टर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैंने बोला था ना पीए कवर, तो जब आप व्हीकल खरीदते हैं तब इस तरह का एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है. इंश्योरेंस कवर फॉर योर होम, अगर आपने घर खरीदा, फ्लैट खरीदा चिल्ड्रन, और आप उस फ्लैट में रह रहे हैं, नहीं रह रहे, व्हाट्सएवर इट इज, आग लग सकती है, भूकंप आ सकता है,
तो यू शुड टेक इट्स इंश्योरेंस। वेराज कार है तो भाई व्हीकल का इंश्योरेंस तो कंपलसरी होता है हमारे देश में, बट कौन सा वाला? थर्ड पार्टी। सर थर्ड पार्टी क्या होता है? व्हीकल्स में बच्चों 3 तरह का इंश्योरेंस होता है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, 50 रुपए से ऊपर का कोई भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। अब ये नहीं कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई मेरे को पैसा दे दो पंचर बनवाने का, वेयर एंड टेयर का लॉस कवर नहीं होता है। देयर आफ्टर इट इज एंटी थेफ्ट, गाड़ी चोरी होने पे पैसा मिलेगा, एल्स आपको पैसा, सर खुद ही नानी की गाड़ी खड़ी करवाए आते हैं, पुलिस पकड़ लेगी, 420 का केस लग जाएगा, जेल है 3 साल की ही। और एक होता है थर्ड पार्टी, ये बड़ा सस्ता इंश्योरेंस होता है और ये लेना कंपलसरी है। थर्ड पार्टी का मतलब अगर आपकी व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपके ऊपर कोई गाज नहीं गिरने वाली, इंश्योरेंस कंपनी उसको कवरेज दे देगी। और अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है चिल्ड्रन, और गलती से गाड़ी टच भी हो गई किसी को, वो इंसान आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करेगा और जीत जाएगा। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जब आप एंटी थेफ्ट पॉलिसी लेते हैं उसमें थर्ड पार्टी जुड़ा होता है, जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एंटी थेफ्ट और थर्ड पार्टी दोनों जुड़े होते हैं। एज वेल एज आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे ही एक्सीडेंट हो गया, गॉट इट क्लियर, तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। बट जानबूझ के आपने गाड़ी डिवाइडर से ठोक दी और लड़ गई और आप बोला मैंने जानबूझ के गाड़ी ठोकी थी, तो पैसा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कवर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम लायबिलिटी। सर जैसे आपने एक फ्लैट खरीदा, एक घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का, भगवान जाने कब तक जीवन है, और अगर कल को आप नहीं रहे, आप मतलब वो इंसान आप नहीं, बेसिकली जिसने लोन लिया था उस फ्लैट का या घर का, उसकी डेथ हो जाती है, तो हमने लोन का भी इंश्योरेंस करा लिया है, तो डेथ के केस में इंश्योरेंस कंपनी लोन का रीपेमेंट करती है। ओनर ऑफ द हाउस जिसकी डेथ हो गई उसको पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके घर वालों को घर से बाहर निकाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड लायबिलिटी कवर करने वाला इंश्योरेंस। एंड व्हेन पीपल ट्रैवल अब्रॉड, हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे थे, हवाई जहाज क्रैश कर गया, लोग मर गए, 150 में से 4 लोगों की बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ, पता लगा इनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। जब पायलट ने अनाउंस किया प्लेन क्रैश होने वाला है, ये अभी मर चुके थे, और बाकी जब प्लेन लैंड हुआ भिड़ा तब मरे। सर ये कैसे पता लगा? ऑटोप्सी हुई, पोस्टमार्टम, बेसिकली उससे पता लगा इन 4 का कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक था, एक्सीडेंट नहीं था। ट्रैवल इंश्योरेंस वाले इनका पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भाई हमने इंश्योरेंस किया है एक्सीडेंटल डेथ का, इंसान की डेथ कैसे हुई है? हार्ट अटैक से। तो जिस रिस्क को हमने कवर किया वो रिस्क से तो डेथ हुई नहीं उस इंसान की, हम काहे पैसा दें? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता, झूठ बोल के पैसा लेना बहुत डिफिकल्ट होता है बेसिकली। समझ में आ गया इंश्योरेंस के मतलब अलग अलग? बच्चों इंश्योरेंस के मतलब समझ में आ गए? सर चलिए हाँ पूछिए पूछिए आयुष जी पूछिए। तो जैसे अगर हमने फ्लाइट इंश्योरेंस भी लिया और हमारा आपने नहीं किसी ने, हाँ, और टर्म इंश्योरेंस भी चल रहा है तो मिलेगा पैसा, टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ट्रैवल वाला नहीं मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म प्लान है और 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो एक्सीडेंट के कॉस्ट को कवर करेगा, बट इंसान की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, तो ये वाला पैसा नहीं मिलेगा, बट ये वाला डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में ऑल टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड रहता है। ओके सर इंसान की डेथ फ्लाइट से ही हुई है, हाँ और तो दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा, हाँ दोनों मिलेगा। आपने अगर एक कार खरीदी 25 लाख की और कार चोरी हो गई, आपने 3 इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस करवाया था, माइंड इट पैसा एक ही देगी, 3 नहीं देंगी, बट अपनी लाइफ का इंश्योरेंस इंसान कितनी भी कंपनी से करा ले सबके सब उसे पैसा देते हैं, क्योंकि लाइफ की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, कार की तो स्टेटेड वैल्यू है ना 25 लाख। व्हाट इट क्लियर? तो लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बींग्स का कितने भी पैसे का हो सकता है, कितनी भी कंपनी से हो सकता है, सब पैसा देते हैं उसको। लॉजिक समझ में आया? यस सर। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड दिस कॉम्पोजिशन। चलो तो नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज चिल्ड्रन। एसआईपी के बारे में बहुत कुछ हम जान चुके हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इसमें जानेंगे, एंड दिस विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।